दोस्तों, भारत अपना आज़ादी पर्व मना रहा है और इस खुले आकाश में जीने के लिए, सांस लेने के लिए, बोलने के लिए असंख्यक लोगों ने अपना बलिदान दिया। न केवल बलिदान दिया बल्कि इस देश को अपने विचारों से सींचा भी। और 1947 में जब भारत को आज़ादी मिल रही थी तो किसी एक प्रधानमंत्री ने ये खड़े होकर के कहा कि लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, यानी बहुत समय पूर्व हमने नियति से वादा किया था और अब वो जो नियति से वादा किया है वो सच होने जा रहा है। At the stroke of midnight, when a world sleeps, India will awake to the life and freedom. जब दुनिया सो रही है तब उस आधी रात में भारत दुनिया में आज़ादी की एक महान मुहिम को कायम करेगा। ये कथन थे जवाहरलाल नेहरू के कि जब 1947 में भारत को आज़ादी मिल रही थी और रात्रि के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जैसे नाम का एक भाषण दिया और दुनिया में हमारे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भाषण इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हुए कि आज तक वे यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाए जाते हैं। क्या सोच करके आधी रात को आज़ादी मिली और क्या सोच करके जवाहरलाल नेहरू ने उस आज़ादी के मूल को किस तरीके से लिखा, ये आजकल के छात्रों को और आजकल के नौजवानों को सोचने की ज़रूरत है। और जवाहरलाल नेहरू की परछाई एक किसी राजनेता में दिखाई देती थी जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। आज 15 अगस्त के दिन अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद करना उतना ही ज़रूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदरी छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में वो क्या कहते हैं। हिंदू होने के नाते तुमको जरा सा लाज आती तो सीमा के उस पार चलो जहां सभ्यता है कुचली जाती। इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिस्कियां भारत है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर कराची ढाका तक पसरी है मातम की छाया, पख्तूनों के गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूं आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, बस 2 पल की मजबूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें बलिदान करें, जो पाया उसमें खो ना जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। इस लाइन को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आज़ादी भारत में लाने के लिए अनगिनत लोगों ने प्रयास किया और अनगिनत लोगों के प्रयास का परिणाम भारत की आज़ादी मिली। लेकिन जो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कविता में आखिरी लाइन लिखी कि जो पाया उसमें खो ना जाएं और जो खोया उसका ध्यान करें, इसको इस देश के लोगों को समझना होगा। आज भारत के उन 4 महान विचारकों और आज़ादी के महानायकों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपने अपने तरीके से आज़ादी में योगदान दिया और वर्तमान की भारत की राजनीति को उनके विचारों से देखने की ज़रूरत है। स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर और हम सबके और इस दुनिया के महानायक कहे जाने वाले महात्मा गांधी को। स्वामी विवेकानंद वो व्यक्ति जिन्होंने इस देश में संत कौन है और उसकी परिभाषा क्या होगी, युवा कौन होगा और उस युवा की परिभाषा क्या होनी चाहिए, उसका मार्ग दिखाया। गीता की एक बड़ी प्रसिद्ध लाइन है, दुखेषु द्विगन मनः सुखेषु विगत स्पर्धा वितराग भय क्रोधा स्थिर बुद्धि मुनिरुयच्यते। वो व्यक्ति जिसके लिए सुख और दुख एक समान है, जो स्थिर बुद्धि वाला है, वही संत है, वही सिद्ध पुरुष है। और स्वामी विवेकानंद में उनकी सिद्धि दिखाई देती थी। केवल उन्होंने धर्म का ही प्रचार नहीं बल्कि दुनिया में भारत के उस महान संस्कृति का भी प्रचार किया जो आज इस देश के हर युवा को सोचने और समझने की ज़रूरत है। केवल स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर लगा देने से, स्वामी विवेकानंद के विचारों से आप ओतप्रोत नहीं हो सकते। आपको उनके विचारों को अपने अंदर अध्ययन करके उतारना पड़ेगा और इस देश के युवाओं को भी ये समझना पड़ेगा। वो भगत सिंह जिसको आप केवल इसलिए जानते हैं कि भगत सिंह ने बम पटक दिया था, तो इस देश की एक बड़ी आबादी, बड़ी युवा वाली आबादी ये सोचती है कि हमें भी इस देश में हिंसा का सहारा लेना है, जो कि गलत है। भगत सिंह ने जो बम पटका वो इसलिए पटका कि ताकि बहरों को सुनाई दे सके। जो अंग्रेजी सरकार थी, जो अंग्रेजी हुकूमत थी, जो सुन नहीं सकती थी, जो इस देश के गरीब और उन तबकों को नहीं सुन सकती थी जिनके ऊपर वो जुल्म ढा रही थी, तो बम पटक करके उनके कान को खोलने का काम किया था। भगत सिंह के उन विचारों को याद करने का आज दिन है जिन्होंने इस देश के युवाओं के अंदर क्रांति बढ़ी
और उन्होंने ये कहा कि क्रांति कभी भी गोलियों से नहीं आती, बम से नहीं आती, बल्कि शिक्षा से आती है और उस शिक्षा से अधिकार ग्रहण किए गए विचारों से आती है। किसी भी व्यक्ति को मारा जा सकता है, लेकिन उनके विचारों को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। और दुनिया में बड़े से बड़े महान साम्राज्य को किसी एक मजबूत विचार से खत्म भी किया जा सकता है। उस व्यक्ति को भी याद करने का दिन है जो इस देश की वर्तमान राजनीति में आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक दिखाई देती है, यानी कि राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद कितना हद तक होना चाहिए और कितने हद तक नहीं होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1917 में जापान में एक भाषण देते हुए राष्ट्रवाद से उभरते हुए खतरे के बारे में चेता दिया था। उन्होंने हमेशा यह कहा था कि मैं राष्ट्रवाद की जीत मानवता के ऊपर कभी नहीं होने दूंगा। राष्ट्रवाद एक पागलपन की तरह है जो अगर सर पे चढ़ जाती है तो मानवता धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और उसको भी आज याद करने का दिन है, क्योंकि वर्तमान समय की भारत देश की राजनीति धर्म और राष्ट्रवाद पर ज़्यादा ही फोकस की हुई है, और ये केंद्रित करके इस देश के युवाओं को कहीं ना कहीं भ्रमित जरूर कर रही है, जो कि इस देश में हिंसा के नाम पर हथियार उठाना जानते हैं और गर्मजोशी के नाम पर ये कुछ भी करना जानते हैं, लेकिन अपनी शिक्षा और अपने मजबूत विचारों से लड़ाई करना नहीं जानते और बोलना नहीं जानते। किसी एक व्यक्ति को गोली मार देना बड़ा आसान है, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर की इस विचारों को अपने अंदर समझ करके चलना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। रविंद्रनाथ टैगोर केवल एक जगह के नहीं बल्कि इस देश के महान विभूतियों में से एक हैं, जिन्होंने इस देश में जनगण मन की रचयिता की और उसके बाद इस देश में उन विचारों को आने वाले पीढ़ियों के लिए सामने रख दिया जिसके ऊपर आज अध्ययन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सी ऐसी बात थी रविंद्रनाथ टैगोर में, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो वो समझते थे कि आने वाले समय में अगर राष्ट्रवाद सर पे चढ़ेगा तो राष्ट्रवाद मानवता के लिए सबसे ज़्यादा खतरा होगा और धर्म भी उतने ही ज़्यादा मानवता के लिए खतरा होता है। आज उस व्यक्ति को भी याद करने का दिन है जो महात्मा गांधी कहलाया और जो इस देश के राष्ट्रपिता कहलाए और महात्मा कहलाए। मोहनदास करमचंद गांधी 1915 में जब भारत आते हैं तो सूट बूट वाला गांधी होते हैं, और उसके बाद जब उनको गोली मारी जाती है, जब वो दुनिया को अलविदा कहते हैं तो केवल एक धोती में कहते हैं। कौन सी ऐसी बात थी जो गांधी ने इस देश में देखी और सूट बूट वाले गांधी ने अपने वस्त्र त्याग दिए सिर्फ इस देश के लिए। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद इस बात पर विश्वास नहीं करेंगी कि इस देश में एक मोटी चमड़ी वाला व्यक्ति भी रहता था। वो मोटी चमड़ी वाला कोई और नहीं बल्कि इस देश के महान पिता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए कहा जाता है। और आज ये हकीकत भी है कि इस देश का एक बड़ा आबादी वाला वर्ग महात्मा गांधी को किसी एक अलग दृष्टि से देखता है। आप महात्मा गांधी के विचारों से एक अलग राय रख सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी को गलत ठहरा देना वो कतई भी कहीं से भी सही नहीं हो सकता, और ख़ास करके भारत की आज़ादी के लिए। दुनिया में महात्मा गांधी को जब अलविदा कहा गया तो ये बताया जाता है कि किसी एक व्यक्ति ने उनको 3 गोलियां मारी थीं और जाते वक्त, और जब उनको गोली लगी तो उन्होंने हे राम का नाम लिया। वो महात्मा गांधी जिन्होंने ये कहा कि मैं जब भी बहुत उदास हो जाता हूँ तो ये समझ लेता हूँ कि दुनिया के इतिहास में हमेशा जीत सत्यता और प्रेम की हुई है। दुनिया के बड़े से बड़े महानायक और बड़े से बड़े महान योद्धा, क्रूर शासक भी एक समय आकर के जब हार जाते हैं तो वो केवल और केवल सत्य और प्रेम के सामने ही झुकते हैं, और सत्य और प्रेम ही ऐसी चीज़ों को हरा सकती है। वो महात्मा गांधी जिन्होंने बताया था कि सत्य ही धर्म है और उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। वो महात्मा गांधी जो भारत को राम राज्य के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन वो राम राज्य जिसमें हर व्यक्ति सुखी हो, वो राम राज्य जिसमें भूख ना हो, वो राम राज्य जो लड़ने में सक्षम हो लेकिन लड़ाई ना करे, वो राम राज्य जहाँ पर हर व्यक्ति मिलजुल कर रहे। भारत को ये कहा जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों से देख रहे हैं, भगत सिंह के विचारों से देख रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से देख रहे हैं, या फिर महात्मा गांधी के विचारों से देख रहे हैं। दोस्तों, एक प्रसंग और आता है जब रविंद्रनाथ टैगोर ये कहते हैं कि इस देश को और इस देश में रहने वाले लोगों को वो एक फूल से जोड़ करके देखते हैं। अगर फूल की पंखुड़ियों को तोड़ दिया जाए तो फूल की सुंदरता कभी दिखाई नहीं देती, तो उसी प्रकार भारत एक कली है और कली के ऊपर जो फूल है वो भारत में रहने वाले तमाम जाति और संप्रदाय और धर्म के लोग हैं। अगर इनको अलग किया जाएगा तो भारत की खूबसूरती भी आपको झलक नहीं दिखाई देगी। इस बात को समझना होगा कि हम 15 अगस्त तो मना रहे हैं, लेकिन 15 अगस्त मनाने के साथ साथ हमें वो प्रण भी
वही देखने होंगे जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से बोला है। और लाल किले के प्राचीर से बोलते हुए उन्होंने कितनी बातों को सही बोला है, कितनी बातों को गलत बोला है, वो आप अपने अपने तरीके से समझिए। लेकिन आप मेरे विचारों से अलग अंदाज नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इस देश में अगर इस देश को महान बनाना है, विश्वगुरु बनाना है, तो इस देश में शिक्षकों की ज़रूरत है, इस देश में प्रोफेसर्स की ज़रूरत है। इस देश में अगर अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था बनानी है तो इस देश के तमाम राज्यों में और इस देश में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था की ज़रूरत है, इस देश में तमाम डॉक्टर्स की ज़रूरत है। अगर इस देश को अच्छा विश्वगुरु बनाना है तो इस देश में यह समझना होगा कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षा कैसी दे रहे हैं, वो कौन सी शिक्षा होगी, वो कौन सी शिक्षा का निर्धारण करेगा, वो धारण करेगा कि आने वाले भविष्य में भारत को विश्वगुरु बनने में मदद करेगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी देश में तिरंगा झंडा फहराने या किसी भी झंडा फहराने से ऊपर है, क्योंकि तिरंगे की शान या किसी भी देश के झंडे की शान तभी ही महान बनाई जा सकती है जब उस देश के रहने वाले लोग सुखी हों और उस देश में रहने वाले लोगों के विचार उस देश को आगे बढ़ाने के लिए हों। जापान एक सामने हमारे छोटा सा उदाहरण है। हम जितने भी कहीं चले जाएं, लेकिन ये कहा जाता है कि जापान के लोग अन्य कोई भाषा नहीं बोलने में सक्षम होते हैं, इसीलिए वो ट्रांसलेटर रखते हैं। और जापान के लोग जब भी आप उनसे मिलिए तो वो अपने राष्ट्र की भाषा में ही आपको बात करते हुए दिखेंगे। तो हर व्यक्ति को अपने अपने क्षेत्रीय भाषा पर गर्व भी होना चाहिए, वो भी आज आज़ादी के दिन आपको प्रण लेना चाहिए। चाहे वो हिंदी बोली जाए, चाहे वो तमिल बोली जाए, चाहे वो कन्नड़ में बोला जाए, चाहे वो फिर भोजपुरी बोली जाए। किसी भी राज्य की किसी भी भाषा का सम्मान करना भी इस देश के हर उस नागरिक का सम्मान करना होगा जो इस मिट्टी पर रहता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि इस मिट्टी में और इस देश में रहने वाले अगर लोगों से अगर आपने नफरत की तो भारत की वो प्रासंगिकता कभी नहीं बन पाएगी। भारत को जिस तरीके से आप देखना चाहते हैं वो नहीं देख सकेंगे। भारत को आपको टीवी में कुछ और दिखाया जाता है, लेकिन असलियत में भारत कुछ और है। और असली में अगर भारत को समझना है तो आपको प्रेम करना सीखना होगा इस मिट्टी पर रह रहे लोगों से और इस देश में रह रहे हर व्यक्ति से, हर जाति से, हर संप्रदाय से और हर एक व्यक्ति से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस भी चीज़ों का जिक्र किया है वो अपने अपने तरीके से आप समझिए, कितना सही बोला है, कितना गलत बोला है, वो भी अपने अपने तरीके से समझिए। लेकिन इन चार विभूतियों को आज याद करने का दिन है जिन्होंने धर्म की परिभाषा को प्रासंगिक किया, जिन्होंने युवाओं के भाषा को प्रासंगिक किया, जिन्होंने इस देश में मानवता और राष्ट्रवाद के बीच की एक जो गहरी खाई है उसको भी हम सबके सामने रखा। और वो व्यक्ति भी हमारे बीच हैं जिन्होंने इस देश में संत समाज कैसा हो, इस देश में धर्म कैसा हो, उसकी भी बातों को रखा। आज़ादी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस देश में सवाल पूछना शुरू कर दीजिए और इस देश में जागरूक रहिए। कोई भी व्यक्ति बिना जागरूकता के किसी भी देश में बदलाव नहीं ला सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नमस्कार, मैं सुयश।